हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है वो है वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखिए, लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो दो देश थे ना, एक बेल्जियम एक श्रीलंका, दोनों में वहाँ की जो दो कम्युनिटी थी वो आपस में उनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है ना, दोनों कम्युनिटी के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था। हमने ये भी जाना था कि अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो दो ग्रुप थे, एक डच और एक फ्रेंच, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। और श्रीलंका में भी दो कम्युनिटी ग्रुप थे, एक था आपका सिंघाला और दूसरे थे आपके तमिल्स। ठीक है, इनके बीच भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कहने बात मतलब बात यह है कि दोनों ग्रुप में, अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो यहाँ पर डच जो थे वो 59% थे और फ्रेंच सिर्फ 40%। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो सिंघाला थे इनका पॉपुलेशन 75% और 74 समथिंग, जबकि तमिल्स का परसेंटेज सिर्फ 18% था। समझने वाली बात यह है कि इन दोनों जगहों पर, दोनों देशों में अगर मेजॉरिटी ग्रुप चाहे तो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकती है या उन पर रूल कर सकती है अपने तरीके से, बिना इस बात की चिंता किए कि माइनॉरिटी के साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। ठीक वैसे ही श्रीलंका में भी सिंघाला अगर चाहे तो आराम से तमिल्स पर रूल कर सकती है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तमिल्स, और बिना इस बात की चिंता किए यहाँ पर भी कि तमिल्स पे क्या बीत रही है, उनके साथ क्या समस्या हो रही है, इस चीज़ से उनकी इच्छाएं क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ हमें यही पढ़ना है कि श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट किया, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। क्या उन्होंने तमिल्स को सप्रेस कर दिया या फिर उनके साथ कुछ एकोमोडेशन की पॉलिसीज अपनाई। फिर हम लोग बेल्जियम के बारे में भी सेम कंडीशन पढ़ेंगे, सेम चीज़ें पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या किया गया। ठीक है ना, तो आते हैं टॉपिक पे, वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वेजिटेरियनिज्म है क्या। क्योंकि वेजिटेरियनिज्म का अगर आप हिंदी अर्थ समझेंगे तो उसका मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें बहुसंख्यक ग्रुप, मतलब जो संख्या में ज़्यादा है, तो जो ग्रुप संख्या में ज़्यादा है यानी कि मेजॉरिटी ग्रुप, वो ऐसा मान के चलते हैं कि चूंकि वो संख्या में ज़्यादा है इसलिए अपने देश में जिस तरीके से चाहे शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने फेवर में लेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके निर्णय का माइनॉरिटी ग्रुप पर क्या असर पड़ने वाला है या माइनॉरिटी ग्रुप की क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, इस बात की उनकी चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो वेजिटेरियनिज्म क्या है? अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। मतलब यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ग्रुप ये तय कर लेते हैं कि जिस तरीके से चाहे अपने देश में शासन व्यवस्था चला सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि नंबर में ज़्यादा है वो मेजॉरिटी ग्रुप है। और माइनॉरिटी ग्रुप की क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात से उनको कोई मतलब नहीं होता। उनके निर्णय का, उनके डिसीजंस का माइनॉरिटी ग्रुप पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भी उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने फेवर में साइड डिसीजन लेते हैं ताकि उस खास मेजॉरिटी ग्रुप का सुप्रीमेसी जो है वो अपने देश में स्टैब्लिश हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका में दो ग्रुप थे, एक थे सिंघाला, दूसरे थे तमिल्स। सिंघाला जो परसेंटेज था वो 74% था टोटल पॉपुलेशन का, और इनका सिर्फ 18%। तो चूंकि ये नंबर में ज़्यादा है तो ये ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे जिससे सिर्फ इनको फायदा हो, और इनके डिसीजंस का तमिलियंस पर क्या असर पड़ रहा है या तमिलियंस की नीड क्या है या इनकी विशेष क्या है, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ अपने फेवर में लेंगे ताकि सिंघाला की सुपरमेसी जो है वो स्टैब्लिश्ड हो सके श्रीलंका में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था समझने के लिए, और एक्चुअल में यही हुआ भी था। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेरियनिज्म में, तो उसमें यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेजॉरिटी ग्रुप ने, तो जहां वर्ड ऑफ वेजिटेरियनिज्म आ जाइए कि कोई दो कम्युनिटी होंगे, जहां पर कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो अपने विल्स को माइनॉरिटी ग्रुप पर थोप देगा बिना इस बात की चिंता किए कि इसका क्या असर पड़ेगा माइनॉरिटी ग्रुप्स पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेजिटेरियनिज्म का। क्या कह रहा है? श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका इमर्ज मतलब इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में। 1948 में ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, और हम लोग कब इंडिपेंडेंट हुए थे? 1947 में, हम हमारे लगभग एक साल के बाद। सिंघाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। और यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिंघाला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, तो उसने क्या किया, उसने कैसे भी करके चाहा कि जो गवर्नमेंट है उसमें अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया जाए। मीन्स सरकार अगर बने तो किसी बने वो सिंघाला ग्रुप की ही बने। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी में सिंघाला थे। अब कह रहा है टू एस्टैब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ वेजिटेरियन मेजर्स। देखिए, गवर्नमेंट तो सिंघाला की बन गई थी क्योंकि मेजोरिटी में हुई थी 74-75% जहाँ पे जनसंख्या हो, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसी कम्युनिटी की सरकार बनेगी। सरकार इसकी बनी सिंघाला की। अब सरकार बनने से कोई समस्या नहीं थी, समस्या इस बात से थी कि सरकार ने अपने माइनॉरिटी ग्रुप के लिए क्या किया, क्या कदम उठाए। हर देश में
कोई एक कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है और दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी में, समस्या उससे उत्पन्न नहीं होती है। दिक्कत यहाँ शुरू हो जाती है जब मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप पर अपनी इच्छाएं थोपना शुरू कर देता है। समझ आई बात ना? तो श्रीलंका में भी यही हुआ। श्रीलंका में सिंघाला की गवर्नमेंट तो बनी और साथ ही गवर्नमेंट बनने के बाद सरकार ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि सिंघाला सुप्रीमेसी श्रीलंका में स्टैब्लिश हो सके, है ना। सिंघाला सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो सके मतलब हर तरफ हर क्षेत्र में सिंघाला को ही प्रेफरेंस दिया जाने लगा ताकि उनका पूरा डोमिनेंस हो सके ओवर तमिलियंस में, ठीक है। तो यहाँ से समस्या शुरू होती है और सिंघाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, कई सारे तरीके अपनाए। जैसे इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। लास्ट टॉपिक का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, उसका पहला क्वेश्चन यही था, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, है ना। तो यही है। तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया, एक कानून पारित किया गया और उसके द्वारा सिंघाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, ठीक है। फिर क्या कहा गया, गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कई प्रिफरेंशियल पॉलिसी बनाए। प्रिफरेंशियल पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसीज, ऐसे नियम कानून जो किसी खास ग्रुप को प्रेफरेंस करे, उसको महत्व दे, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दे। और जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट सिंघाला की थी तो जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाया गया वो किसके फेवर में लाया गया, इन फेवर ऑफ सिंघालास। समझ बात? एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब ऐसी पॉलिसी बना दी गई जिसके द्वारा ये तय कर दिया गया कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में कॉलेजेस में सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, सिंघालास को। दैट मीन्स अगर लेट भी यहाँ दो कैंडिडेट्स हैं, मान ली किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पोस्ट है, ठीक है, और एक है सिंघाला का कैंडिडेट, दूसरा है आपका कोई तमिल के कैंडिडेट, ठीक है ना। इसके 90% है और इसके 93% है। ऐसे केस में किसको सेलेक्ट किया जाएगा, इस 90% वाले बंदे को। वाई? जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू सिंघाला कम्युनिटी। ये होता है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। समझ बात? तो यहाँ ये चीज़ चलने लगी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्कूल्स में, हर जगह ये तय कर दिया गया कि सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंघाला को। अब तीसरी चीज क्या की गई, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तीसरा कानून ये बना दिया गया, संविधान में कुछ चेंजेस किए गए और ये बना दिया कानून कि जो स्टेट है या जो देश है वो बुद्धिज्म को बढ़ावा देगा और उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको बढ़ावा भी देगा। मीन्स ऑफिशियल रिलीजन कौन सा बना दिया गया, बुद्धिज्म को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो कई सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि पूरे तरीके से वहाँ पर सिंघाला की सुपरमेसी स्टैब्लिश हो सके इन श्रीलंका। यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें? हाँ ठीक है, बढ़ो आगे फिर। ओके, अब देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी ताकि सिंघाला की सुपरमेसी को स्टैब्लिश किया जा सके, उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कि आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, या एक भाई एक बहन, ऐसा समझ लीजिए। तो 2 ब्रदर्स, ठीक है, और एक रोटी है और आप दोनों को भूख बहुत तेज लगी है, दोनों भाइयों को। तो जाहिर सी बात है इसमें एक बड़ा भाई होगा, एक छोटा भाई। तो मान लीजिए बड़ा भाई, ये छोटा भाई इधर है, रोटी एक ही है, भूख बहुत तेज लगी दोनों को। ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स या आपकी मम्मी आप दोनों को आधा आधा दे देती है तो आप दोनों बड़ी हंसी खुशी से प्यार से खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी माँ कुछ ऐसा करे कि छोटे बेटे को पूरा रोटी दे दे और बड़े को रोटी ना मिले, या बड़े को रोटी पूरी मिल जाए छोटे को ना मिले, ऐसे में कोई एक ग्रुप जो है या कोई यहाँ पर कह लीजिए कोई एक भाई जो है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी मदर से खफा होगा ही होगा, है कि नहीं? समझ रहे बात को? और ये ना सिर्फ अपनी माँ से खफा होगा, बल्कि अगर छोटे भाई को पूरा रोटी मिल गया है तो बड़ा भाई जो है वो छोटे के खाई में छोटे के खिलाफ हीन भावना आ जाएगी। छोटे के लिए क्या आ जाएगा? हीन भावना। हीन भावना मतलब शायद मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है। देखिए ये बच्चों की साइकोलॉजी है, बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, इसलिए बच्चों को कुछ भी बांटा जाना चाहिए। तो अगर उनके आप सामने बांट रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों को या जितने भी हैं सबको बराबर बराबर मिले, ताकि बच्चों में वो हीन भावना कभी जन्म ना ले सके। अदरवाइज यहीं से बच्चे एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स को पता तक नहीं चलता। बाद में बड़े होने में बोलते हैं अरे बताओ दोनों भाई आपस में लड़ गए या दोनों भाई बहन आपस में लड़ते हैं, उसका रीज़न यहीं से है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब ये तो एक रोटी की बात थी, लेकिन बात जब अपने लैंग्वेज की हो, बात जब अपने धर्म की हो, बात जब अपने सरकार की हो, तो मुद्दा और भी बड़ा बन सकता है। यहाँ वही हुआ, यहाँ जो मम्मी का रोल प्ले कर रही थी, कौन कर रही थी? मम्मी या पापा जिसको बोल रही है, श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट।
इधर जो छोटा भाई या बड़ा भाई था वो था आपका सिंघाला, छोटा भाई जो था वो आपका तमिल्स थे। इस बड़े भाई को सब कुछ मिल रहा था और खुद जो गवर्नमेंट थी यहाँ की या कह लीजिए पेरेंट्स थे वही इसको फेवर कर रहे थे, नहीं सब कुछ बड़े को मिलना चाहिए, छोटे को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और इस छोटे को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। मैं छोटा से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर में कम थे, ये नंबर में ज़्यादा थे इसलिए बड़े, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। जाहिर सी बात है ऐसे में ये कम्युनिटी इसके खिलाफ, सिंघाला के खिलाफ इस कम्युनिटी के मन में हीन भावना तो आएगी ही आएगी। और यही जो मतभेद है, यही जो हीन भावना है, आगे चलकर रूप ले लेती है कन्फ्लिक्ट्स का, आपसी टकराव का। यहाँ पर भी यही होता है, छोटे बच्चों में जो हीन भावना पैदा होगी आगे चल के वो फिर कन्फ्लिक्ट्स, टकराव का रूप ले लेगा। ठीक है, अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ घट रही हैं, जो घटनाएं यहाँ घट रही हैं, इससे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगा और कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगा तो इनके मन में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। क्या कह रहा है, रिजल्ट ऑफ दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा अलग अलग जो स्टेप्स उठाए गए थे उसका क्या असर पड़ा तमिलियंस पे। क्या कह रहा है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके बीच अलगाववाद की भावना आ गई। ठीक है, उनको ये महसूस होने लगा कि उनका अपना कोई नहीं है ना, उनको ये महसूस हो गया कि वो बिल्कुल अलग ग्रुप है और सरकार भी उनके खिलाफ है। और क्या हुआ, दे फेल्ट दैट नो पार्टीज आर सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। यस, उनको ये भी एहसास हुआ कि कोई भी पार्टीज ऐसी नहीं है जो उनके लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। वो इस बात को समझ रहे थे कि सरकार कैसे भी करके तमिलियंस को या तमिलियंस का अस्तित्व यहाँ से खत्म करना चाहती है और पूरे तरीके से सिंघालास डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहती है। ठीक है, और उनको यह एहसास हो गया कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है या कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, उसके हित में बात कर सके। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। यस, सरकार और संविधान दोनों ने क्या किया कि उनको उनके समान अधिकारों से वंचित कर दिया, साथ ही उनको कोई जॉब प्रेफरेंस भी नहीं मिला और ना ही समान अवसर मिले। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है वो कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जितने भी सदस्य हैं देश के सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर क्या गया था, मैंने जो भी बताया था आप लोगों को कि यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, सब में प्रिफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई गई थी। मतलब किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, सिंघालास को। वो चीज़ यहाँ पर हुई। तो ये इस बात को समझने लगे कि चाहे सरकार हो चाहे संविधान हो, दोनों ने उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को, उनके समान राजनीतिक अधिकारों को उनसे छीन लिया है। ना उनको पार्टी बनाने का अधिकार था, ना उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जा रहा है, समझ बात को, ना उनको जॉब दिए जा रहे हैं, ना उनको कोई और अवसर दिए जा रहे हैं। चौथा क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑल्सो इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। उनको ऐसा भी फील होने लगा कि सरकार ने उनके इंटरेस्ट को क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। उनके हितों का सरकार अब ध्यान नहीं रख रही है, उनके हितों को डिनाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इसके रिजल्ट थे। मतलब तमिलियंस के दिलों में ये भाव आ गया था कि सरकार अब जो भी काम करेगी वो सिंघाला के हित में ही काम कर रही है, तमिलियंस के लिए कोई काम किया नहीं जा रहा। और जाहिर सी बात है इस बात से तमिलियंस तो बड़े दुखी होंगे, है ना। तो अब हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन सिंघाला एंड तमिल्स स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। जो रिलेशन था सिंघालास और तमिलियंस का वो धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी खराब होता चला गया और तनावपूर्ण होता चला गया। अब स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन तमिल्स। देखिए, जब ऐसी परिस्थिति होती है कि कोई आपकी बात ना माने, कोई आपको कोई अधिकार ना दे, आपको रेस्पेक्ट ना दे, तो ऐसे में हर कोई कुछ अलग रास्ता चुनने की सोचता है ना। तो तमिल्स ने भी कुछ तरीके अपनाए ताकि उनको भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, है ना। उनको भी गवर्नमेंट जॉब में कुछ प्रेफरेंस मिल सके, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस मिल सके। उन्होंने क्या किया, लॉन्च पार्टीज एंड डिमांड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, अगर आपको याद हो अभी उन्होंने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इन लोगों ने क्या किया कि पार्टी लॉन्च की और कहा, क्योंकि इनको पता था कि कोई भी सिंघाला गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं वो इनका इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख रही है, इनके हितों का ख्याल नहीं रख रही है, इनके हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने खुद की पार्टी लॉन्च की और डिमांड किया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज अन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी सिंघाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उससे हमें कोई एतराज नहीं, बट तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। इनकी पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड क्या कहा, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। इन्होंने कहा कि इन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता दे दी जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब रीजनल ऑटोनॉमी, दैट मीन्स ये एक अलग क्षेत्र में
इस श्रीलंका के अंदर ही कोई क्षेत्र होगा जहाँ पे सिर्फ तमिलियंस रहेंगे अपना, और इनकी अलग से सरकार होगी और वो अपना वहाँ रूल करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर ही कोई एक और सब यूनिट या फिर कोई स्टेट जिसमें इनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, अपने नियम कानून होंगे। इसलिए इन्होंने डिमांड किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। जैसे इंडिया में भी होता है ना, एक पूरी कंट्री है, उसके बाद अलावा कई सारे स्टेट्स बटे हुए हैं हर जगह क्षेत्र में, ठीक है, और हर क्षेत्र में एक स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट अपने ढंग से काम करती है सारा, इसी को बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। तीसरा डिमांड उन्होंने किया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। यस, क्योंकि जॉब और एजुकेशन में तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई जा रही थी जिसमें सिर्फ सिंघाला को प्रेफरेंस दिया जा रहा था, इसलिए इन्होंने डिमांड किया कि इनको समान अवसर मिले, एक जैसा अवसर मिले सिंघाला को भी और तमिलियंस को भी। किसमें? एजुकेशन में और जॉब्स में, किसी को प्रेफरेंस ना दिया जाए, दोनों को समान अवसर मिले। इसलिए इनकी डिमांड थी, और इनकी डिमांड कितनी वाजिब है आप जरा ये सोचिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि सिंघाला को नहीं मिलना चाहिए, इन्होंने कहा कि जो सिंघाला को मिला है वो अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए, और जॉब्स में एजुकेशन में दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, इसकी बात की जा रही थी। अब हुआ क्या, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंट तमिल इलम। 1980s में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बने और इन्होंने डिमांड कर दिया इंडिपेंडेंट तमिल इलम। तमिल इलम क्या है? नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। देखिए समझिए इस चीज को, इन्होंने 1980s में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, उन्होंने डिमांड किया कि श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स को मिला करके, मतलब ये पार्ट जो आप कह सकते हैं, इस पार्ट को मिला करके एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट नेशन बना दिया जाए, इसका नाम होगा तमिल इलम। इलम मीन्स होता है स्टेट, नेशन। 1980s में इन्होंने डिमांड करना शुरू किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, सबने नहीं, कि इसके नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट को मिला करके एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाए, इसका नाम होगा तमिल इलम। अब देखिए, तो जब तमिल इलम की डिमांड होने लगी तो सिंघाला और तमिलियंस के बीच जो कन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया और धीरे धीरे वायलेंस शुरू हो गए, ठीक है। और वायलेंस शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि सरकार ने भी तमिलियंस को सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कंडीशन हो गई सिविल वॉर की। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध। किसी देश में अलग अलग कम्युनिटी आपस में लड़ जाए उसको बोला जाता है सिविल वॉर। एक एवेंजर्स की सीरीज आई है, उसमें है ना कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो सुपर हीरोज रहते हैं, है ना, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और ब्लैक विडो, जो भी अलग अलग रहते हैं, सब आपस में, हल्क, सब आपस में वो दो गुट में बढ़ जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड सिविल वॉर। तो एक ही देश के अंदर जब दो या दो से अधिक कम्युनिटी आपस में लड़ जाए, इट्स कॉल्ड सिविल वॉर। तो वहाँ पर भी श्रीलंका में भी स्थिति बन गई सिविल वॉर की, और दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी हिंसक झड़प होना शुरू हो गई, वायलेंस होना शुरू हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब वायलेंस हुआ तो मैनी पीपल हैव बीन किल्ड। सिंघाला के भी कुछ लोग मरे, तमिलियंस के भी लोग मरे, लेकिन चूंकि तमिलियंस माइनॉरिटी में थे तो ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? तमिलियंस को। मैनी वर फोर्स टू लीव द कंट्री। कई सारे तमिलियंस को फोर्स कर दिया गया कि आप देश छोड़ के यहाँ से कहीं और चले जाएं। वो देश छोड़ना पड़ा, कहीं और चले गए। टेरिबल सेटबैक टू द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। देखिए, कहीं भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं भी अगर वायलेंस होता है तो नुकसान किसी एक समुदाय को नहीं होता, बल्कि नुकसान पूरे देश को होता है ना। अभी अगर यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया में वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है आपस में, तो नुकसान सिर्फ यूक्रेन का, सिर्फ रशिया का नहीं है, नुकसान दोनों का है। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो टेरिबल सेटबैक टू द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और ये सिविल वॉर हुआ, उसमें से क्या हुआ कि देश की जो सांस्कृतिक चीज़ें थी या सामाजिक जीवन को या फिर इकोनॉमिक लाइफ को भयंकर नुकसान हुआ और वो काफ़ी पिछड़ गए। उन्हें कोई डेवलपमेंट कई सालों तक देखने को नहीं मिला। तो ये सारी स्थिति थी श्रीलंका की। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटीज़ को, डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग समुदाय हमारे किसी देश में, बोलते हैं डाइवर्सिटीज़। जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, ये क्या है? डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटी इन रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज बोला जाए तो डाइवर्सिटीज़ इन लैंग्वेजेस। वैसे ही मान लीजिए हम लोग अलग ड्रेस पहने हुए हैं, आपका ड्रेस अलग होगा, मेरा ड्रेस अलग है, और भी जो बच्चे देख रहे हैं उसको उनका ड्रेस अलग है, तो ये क्या हुआ? डाइवर्सिटीज़ इन क्लॉथ्स। तो ये सारी चीज़ें हैं डाइवर्सिटीज़, है ना। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर बेल्जियम ने अपने देश की जो डाइवर्सिटी थी उसको कैसे अकोमोडेट किया, या जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं चल रही थी बिटवीन डच एंड फ्रेंच, उसको कैसे हैंडल किया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।